अब अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट कि क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसको क्लासीफाई किन किन पार्ट में किया गया होता है। तो इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करा होता है इंस्ट्रूमेंट्स को। एक होता है अपने पास प्राइमरी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इनमें देखेंगे कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या होता है कि दिस इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन। मतलब ये है कि जो वैल्यू को ना कांस्टेंट टर्म में देता है, कौन, एब्सोल्यूट मतलब प्राइमरी वाला, और इसमें कोई कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर कंपैरिजन विथ एनी अदर स्टैंडर्ड्स, के साथ में कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये वाला जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको मोस्टली यूज़ करते हैं कहाँ पे, स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज में। और इसके दो तीन एग्जाम्पल है ना, वो बड़े फेमस है जो डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है प्राइमरी का टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर, और एक है रिले करंट बैलेंस। ठीक है, करंट बैलेंस, जो इसका एक थर्ड एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल पूछे जाते हैं कि इसमें प्राइमरी, अगर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है एब्सोल्यूट में पूछेगा तो यही पूछेगा कि इसके एग्जांपल कौन से हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, प्राइमरी का। ठीक है, और ये वाला जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सी वैल्यू को मेजर करता है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज को। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। मतलब देख, अगर कोई भी अपन इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, उसकी रीडिंग्स मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है ना, अगर इलेक्ट्रिकल में 5 एम्पियर आ रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे एमीटर क्या शोध कर देगा 5। अगर यहाँ पे 10 एम्पियर आया तो इस क्या कर सकते 10 एम्पियर। अगर पावर किससे नापते हैं अपन, वॉट मीटर से। ठीक है, अगर पावर आ रही है 50 तो यहाँ पे 50 वॉट डायरेक्ट शो कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जो डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा है या डायरेक्टली मेजर्ड कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को, वो कौन से अंडर में आ रहा है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। और ये इसमें होता है एमीटर है, वॉट मीटर है, वाट मीटर, ये तीनों इसमें है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। अब इसमें ये देखते हैं कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के और मतलब कौन कौन से टाइप है, इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप। इसके 3 टाइप है इसके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिकेटिंग टाइप क्या करता है, इंडिकेटिव ओनली डिस्प्ले द रीडिंग को डिस्प्ले का काम कौन करता है, इंडिकेटिंग टाइप। अब जो अपने पास मेजरमेंट की कुछ जो क्या बोलते हैं डिवाइसेस होती है, उनमें कौन कौन से, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक मूविंग कॉइल में इसका यूज़ करते हैं, मूविंग आयरन इसमें करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज में इसका करते हैं, क्यू मीटर में करते हैं, मैगर में इसका करते हैं इंडिकेटिंग टाइप का। अब सेकेंड है हमारे पास रिकॉर्डिंग टाइप का। ठीक है, अब ये इंडिकेटिंग टाइप में ना वैल्यूज़ को शो कर रहा है, बट इसको कोई स्टोर करने की कोई फैसिलिटी नहीं है इसके अंदर। इंडिकेटिंग टाइप में ये सिर्फ शो करता है, इसमें स्टोर वैल्यू कोई स्टोर नहीं होती है। ठीक है, बट हमारे पास रिकॉर्डिंग टाइप वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वाला, इसमें क्या होता है कि जो अपने वैल्यू देख रहे हैं ना किसी उस पर, मतलब ये डिवाइस पे, उसकी वैल्यूज़ को स्टोर भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं दोनों, और कंटिन्यू वेरिएशन को। अब ये एग्जाम्पल कौन कौन से है, CVR क्या है, CVR है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो अपने पास देखते हैं कि एरोप्लेन्स वगैरह होती है, उनमें कॉकपिट का जो, उसको अपन बहुत टाइम बाद भी उसकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्या बात करी क्या बात नहीं करी, वो सारी अपन बाद में भी सुन सकते हैं। तो मतलब वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। सिस्मोग्राफ, 2 एग्जाम्पल हम देखते हुए। सिस्मोग्राफ क्या है कि जो अगर भूमि अपनी ज़मीन है ना, उसमें जो भूकंप की वजह से जो कंपन आता है, उसकी गति जो भी वेरिएशन होता है ना उसका, वो सारा सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड करता है। ऐसे ही XY प्लॉटर है, सब स्टेशन रिकॉर्डर है, ये सारी किसके एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट तो ये देखो, अपनी जो इसमें टोटलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अपनी जो पावर है ना उसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ रही है हमारी एनर्जी, जो हमारे घरों में मीटर होता है ना, वो इंटीग्रेटिंग टाइप की कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होता है। जो हमारी सारी क्वांटिटीज़ को, जो इतनी अपनी वैल्यू होती है ना, यूनिट्स निकलती है, इंटीग्रेटिंग टाइप के टाइम उसकी इस मेथड पे जाके वो अपनी यूनिट निकलती है घर की, हर महीने की जो भी निकालते हैं वो। और इसके एग्जाम्पल है सिंगल फेस और 3 फेस एनर्जी मीटर, किसके, इंटीग्रेटिंग टाइप के। और ये हमारे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप का एग्जाम्पल है, जो घरों में मीटर लगाते हैं, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहती है, इंटीग्रेट करते रहते हैं वैल्यूज़ को, ऐड ऑन से। अब यहाँ पे अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक,
मूविंग सिस्टम। ठीक है, मूविंग सिस्टम में क्या है कि जैसे हमारे ये पॉइंटर है, जैसे कि ये हमारे पास एक मतलब वोल्ट मीटर है, तो इसका ये यहाँ पे किस क्या बोलते हैं, ये अपने लगा रहा है पॉइंटर, और यहाँ से एक स्पेंडल से ये पॉइंटर कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे एक जॉइस बीरिंग से मतलब यहाँ पे वो लगी हुई है कीबोर्ड से, और ये कनेक्टेड है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अपन जैसे वोल्टेज सप्लाई देंगे तो इसमें रीडिंग कुछ ना कुछ रीडिंग में डिफ्लेक्शन आकर रीडिंग आएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अगर पॉइंटर अगर हैवी होता तो क्या ये मतलब इतनी सी वोल्टेज या करंट देने पे ये डिफ्लेक्ट कर पाता? नहीं करता। तो इसकी कुछ कंडीशन प्रॉपर्टीज़ है कि जो डिफ्लेक्ट की पॉइंटर कैसा होना चाहिए। तो मूविंग सिस्टम कौन कर रहा है मूव? अपना पॉइंटर। तो मूविंग सिस्टम शुड बी वेरी लाइट सो पॉइंटर मेड बाय द एल्यूमिनियम। तो पॉइंटर किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, सेकंड, मूविंग सिस्टम इज माउंटेड ऑन। मूविंग सिस्टम किस पे बना होता है? स्पेंडल। ये स्पेंडल जो अपने पास पॉइंटर को कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये स्पेंडल पे बना होता है। ये किसका, और स्पेंडल किसका बना होता है? हार्डेड स्टील का बना होता है। ठीक है, अब जहाँ पे जो भी अपना जो स्पेंडल है ना कनेक्टेड होता है ये वाला ऐसे, ये डिवाइसेस से अपने डायग्राम में, उसको बोलते हैं ज्वेज बीरिंग। किसका बोलते हैं? ज्वेल बीरिंग बोलते हैं उसको। और ज्वेल बीरिंग का किस चीज़ का बना होता है? स्पायर का। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ज्वेज बीरिंग किसका बना, ज्वेज बीरिंग किसका बना होता है? देखिए, मूविंग सिस्टम इज माउंटेड ऑन स्पेंडल मेड बाय द हार्ड स्टील। ये किसका बना होता है? हार्ड स्टील का। ज्वेल बीरिंग जो लास्ट में जो ऐसे लगी होती है ना यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट किसका बना होता है? बियरिंग इज मेड बाय द स्पायर। अब इस चीज़ देख रहे हैं ज्वेल बीरिंग का यूज क्या है भाई? ज्वेल बीरिंग का मेन काम है कि जो अपने पास फ्रैक्शनल टीयर एंड बियर है ना, उसकी जो फ्रैक्शनल उसको फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। कौन? ज्वेल बीरिंग फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सस्पेंशन सपोर्ट है। ठीक है, सस्पेंशन सपोर्ट मतलब ये दो जगह से यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये ऊपर जो स्टिंग है वो है अपने पास मेटल फिलामेंट, और मेटल फिलामेंट जो कभी किसी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अपने पास है ना मूविंग सिस्टम में मेटल फिलामेंट यूज करते हैं वो किसका बना होता है? वो बना होता है फॉस्फरस ब्रॉन्ज का। ठीक है, एक होती है कॉइल फॉर्म, कॉइल फॉर्म में नीचे से कनेक्ट होती है। ये अपने पास क्या है? यहाँ पे अपने पास एक मतलब ये फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर कॉइल कनेक्ट हुई है। यहाँ से कोई दो सप्लाई दे रखी है, एक इधर से सप्लाई दे रही है, एक इधर से सप्लाई देगी। अब ये अपने पास स्पेंडल यहाँ से कनेक्ट हो रहा है कोई पॉइंटर जो अपने पास रीडिंग को लेने के काम में करता है। ठीक है, ये अब इसकी सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए? जब यहाँ से कोई सप्लाई दे रहे तो अगर ये सेंसिबल ही नहीं है तो क्या ये सप्लाई को मेजर सेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा फ्लक्स मीटर को मेजर करता है, और ये इसको ये वाली कंडीशन सस्पेंशन सपोर्ट किस में यूज़ करते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, और ये हम देखेंगे, और इसको हमेशा ही वर्टिकल में ही लगाएंगे। अब इसका रीज़न क्या है कि ये वर्टिकल में लगेगा? अगर ये वाले दोनों सस्पेंशन को अगर हम हॉरिजेंटल में लगाए तो क्या ये यहाँ से लूज नहीं होगा? तो ये लूज होने की वजह से वो एक प्रॉपर सेप मतलब प्रॉपर कंडीशन में नहीं होगा, सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। इसकी वजह से इसको किस में लगाते हैं? हमेशा वर्टिकल में ही लगाते हैं। और इसके एग्जांपल है ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स मीटर। ठीक है, और इसकी सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि मेटल फिलामेंट कैसा होता है? फॉस्फोरस का। ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है। ज्वेल बीरिंग किसकी बनी होती है? स्पायर की। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर कि जो मूविंग सिस्टम में जो पॉइंटर है वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। इसमें होता है कि मूविंग सिस्टम में जो स्पेंडल होता है वो किसके द्वारा बना होता है? हार्ड स्टील के द्वारा। अब ज्वेल बीरिंग सपोर्ट में अपन देख रहे हैं कि ये वाली जो यहाँ पर ये लगे हुए ना, ये दोनों पार्ट नीचे है पिवोट, ऊपर भी लगा हुआ है। ये पूरा है स्पेंडल, ये वाला स्पेंडल है, स्पेंडल हार्ड स्टील का होता है। ये ज्वेल बीरिंग बन ये स्पायर का बना होता है। और इसका मन क्या है? बियर टीयर को रिड्यूस करना, और फ्रिक्शन की इसकी वजह से क्या होता है? ये लगी हुई है इनकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये वाले टॉपिक में डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जो स्पायर काला हार्ड स्पेंडल के क्वेश्चन, ज्वेल बीरिंग के कौन सी होती है, ये कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, इसमें जो अपना फ्रेम है इसमें कॉइल कनेक्ट हो रही है। ये अब ये चीज़ को अपने यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो ज्वेल बीरिंग वाला है, पिवोट, कॉइल, ये अपनी कॉइल हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास स्पेंडल है यहाँ पे, इसकी एक क्या बोलते हैं जो स्टार्टिंग में जो लगाई हुई ना स्पेंडल के ऊपर एक कॉइल जो है, ये अपने पास क्या हो गया? पॉइंटर हो गया। यहाँ पे पिवोट वाली आ गई, ज्वेज बीरिंग, ये सब चीज़ें यहाँ कनेक्टेड है। इस चीज़ से अपन इस डायग्राम से हम ये चीज़ देख सकते हैं अगर पूरा ये वाला। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसमें क्या क्या मतलब यूज इंडिकेट। तो इसमें देखिए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के टॉर्क की आवश्यकता होती है। इंडिकेटिंग टाइप में कितने टाइप की टॉर्क होते हैं? 3 टाइप के टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। अब हम इस चीज़ में अंदर जाके देखेंगे कि भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। अभी तो हमने ये चीज़ देखी है कि कोई डिवाइस है,
अभी तक तो हमने यही देखा है कि भाई देख मतलब क्या बोलते हैं, एक कोई डिवाइस लेंगे, उसमें कोई भी सप्लाई ऐड करेंगे, सप्लाई ऐड करने पर पॉइंटर एक वैल्यू तक चला जाएगा, है ना। बट हमें ये नहीं पता ये जो पॉइंटर है ना, इधर से ऐसे डिफ्लेक्ट कैसे करा, पॉइंटर इस वैल्यू पर जाके रुका कैसे, या इधर की साइड से कोई फोर्स लगा क्या, इसका ऑक्सीलेशन है उसको रोकने के लिए क्या चीज़ है, टॉर्क कौन सा टॉर्क यूज़ करा, ये अभी हमें नहीं पता। तो अगर ये वाले चैप्टर इंडिकेटिंग टाइप, इन तीनों चीज़ से हम ये चीज़ को समझ आएंगे कि ये चीज़ें कैसे आती है। अब यहाँ देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से ये अपने इनिशियल पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन से पॉइंटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन की साइड में मूव कराने का काम कौन करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल देखिए, पॉइंटर ये रहा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको मूव करा रहा है किसकी तरफ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की साइड। अब इसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं फिर जो जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्टिंग है ना, टॉर्क है ना, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। कौन कौन से नियम है इसमें, है 6 नियम। एक है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, थर्मल फील्ड इफेक्ट की वजह से, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से, केमिकल इफेक्ट की वजह से, इंडक्शन एंड हॉल इफेक्ट। ठीक है, हमारे पास 6 है। अपन देखते हैं फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट में क्या है, मतलब कि इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। अपने पास करंट जो कंडक्टर है ना, उसको 2 मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड से और ये कंडक्टर है, इसमें कोई सप्लाई जा रही है, और यहाँ से जो फिक्स परमानेंट मैग्नेट है ना, इनका जो फ्लक्स है ना, इनको लिंक करता है यहाँ पे। तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है इन दोनों के बीच में, और उसमें कौन से रूल की वजह से, लॉरेंज के नियम किसी एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स F × D = टॉर्क। ये टॉर्क लॉरेंज का बल के नियम की वजह से इसमें एक फोर्स लगे, एक टॉर्क जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ में जनरेट होगा, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। ये सेम चीज़ अपन देखिए थर्मल फील्ड इफेक्ट में। थर्मल मतलब टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए कुछ टेम्परेचर की वजह से अपने पास इसमें क्या बोलते हैं, एक टॉर्क जनरेट होगा। इसमें कौन कौन से, जैसे कि एक हॉट वायर टाइप में उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज होने की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा। तो हॉट वायर में एक TRD रेजिस्टेंट टेम्परेचर में, इसमें रेजिस्टेंस का चेंज होना। थर्मिस्टर में भी टेम्परेचर चेंज होके इसमें वैल्यू चेंज होगी और इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। वोल्टमीटर में क्या होता है, इंसिडेंट इंफ्रारेड उसके ऊपर गिरती है, उसकी वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। अब ये चीज़ देखते हैं हम इंडक्शन इफेक्ट में। इंडक्शन में क्या होता है कि अपन पास एक तो सप्लाई यहाँ पे AC देंगे, ठीक है, जैसे इसमें DC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, इसमें एक AC सप्लाई दे रहे हैं, 2 परमानेंट मैग्नेट ले लिए, बीच में अपने पास कंडक्टर ले लिया, कॉइल ले ली। अब यहाँ से जब सप्लाई अपन देंगे तो ये यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेंगे, कुछ कॉइल इसमें होगी, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जनरेट होगी। अब इनसे जब लिंक होंगे ना, तो एक तो फ्लक्स, ये तो अपने पास फ्रिक्वेंसी है, ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स 5 1 जनरेट होगा, एक 2 फ्लक्स जनरेट होंगे इसमें, एक 5 1 होगा, 5 2 होगा, मतलब एक को 5 SH बोल रहे हैं, एक को 5 SE बोल रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों फ्लक्स के बीच में जो भी एंगल बन रहा है ना, वो उस एंगल को क्या बोल रहे हैं, डैंगल एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इनमें कोई वो चीज़ें होंगी, इंट्रैक्ट होंगे कि फ्लक्स, और इससे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। और इसमें इंडक्शन में ओनली AC ही करंट का यूज करते हैं, और इंडक्शन टाइप में वॉटमीटर, और इंडक्शन टाइप में वॉटमीटर की रीडिंग और एनर्जी टाइप की मीटर को रीडिंग्स को जनरेट मतलब मेजर करते हैं। और कुछ केमिकल इफेक्ट है, ठीक है। आप 4th नंबर का है केमिकल इफेक्ट। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी DC एनर्जी लगाएंगे तो उसमें एनर्जी मीटर लगाएंगे, उसमें एम्पियर हावर मीटर, तो इसमें केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, इलेक्ट्रिकल को केमिकल चेंज करके अपन इसमें इसके इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। इसमें ओनली किसका यूज़ करते हैं, DC सप्लाई का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, 2 प्लेट ले रहे हैं, उसमें एक DC सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे एक की साइड में प्लस जनरेट होगा, एक की साइड माइनस जनरेट होगा, और यहाँ पे कुछ इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज जनरेट होगा, हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज को मेजर करने का किसका काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। लास्ट है हमारे पास हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर बार है ना, उनको फिक्स जो परमानेंट मैग्नेट के बीच में पुट कर देते हैं, जिससे कि इनमें एक क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंक होगा, और उसकी वजह से क्या क्या मेजर कर सकते हैं, फ्लक्स मीटर, पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वॉटमीटर। और यहाँ पे एक है, ये सबसे जो होल इफेक्ट है ना, सबसे फास्ट रेस्पॉन्स देता है। होल इफेक्ट सबसे फास्ट रेस्पॉन्स देगा। और दूसरा ये कि इसमें मेजर क्या क्या कर सकते हैं, सरफेस पावर डेंसिटी, सरफेस की डेंसिटी, और लॉस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का लॉस भी किससे, हॉल इफेक्ट से निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड पॉइंट है हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे कि अपने पास जो अपनी पॉइंटर है ना, पॉइंटर मूव हुआ जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, तो पॉइंटर को यहाँ मूव को यहाँ पे रोकना वापस एक इस पोजीशन पे, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाता है, और ये आउटपुट है ना इनपुट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनपुट अगर है नहीं उसमें, तो जो अपने पॉइंटर है ना उसको इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके आने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब देखते हैं कि जो क्या वो कंट्रोलिंग टॉर्क कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्प्रिंग कंट्रोलिंग और ग्रेविटी कंट्रोलिंग। अब स्प्रिंग कंट्रोलिंग है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपने पास क्या बोलते हैं स्पेरिकल, और दूसरा होता है हेलिकल, ठीक है। एक होता है अपने पास स्पेरिकल टाइप का, एक हेलिकल टाइप का। हेलिकल वाला हमेशा लीनियर मोशन में होता है, और स्पाइरल वाला हमेशा एंगुलर मोशन में होता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है स्प्रिंग वाले का, कि स्प्रिंग एज के बाद कुछ तो डिकेड आएगा ना, तो एज इफेक्ट होता है इसके अंदर, टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट होता है इसके कुछ, बट इसके एडवांटेज भी है। इसको पोर्टेबल डिवाइसेस होती है, मतलब इजीली इसको ला के ले जा सकते हैं, ये सब इसके एडवांटेज है। अब इसका एक फॉर्मूला है, देख जो कौन है स्पेरिकल वाले में टी सी टॉर्क, मतलब टॉर्क कितना, कंट्रोलिंग टॉर्क कितना, के टीटा, इसको और के की जो वैल्यू है ना स्पेरिकल कांस्टेंट कितना है, न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन। ऐसे ही इसमें लीनियर वाले में एफ सी इक्वल टू के एस, इसमें फोर्स निकलेगा, इसमें टॉर्क निकल रहा है, तो के क्या है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, स्पेरिकल जो स्प्रिंग कंट्रोल है ना, इसकी जो स्केल है दोनों तरफ की दोनों तरीके से हो सकती है, लीनियर भी टाइप की हो सकती है और नॉन लीनियर की हो सकती है। जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग का मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, वो करते हैं अपन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। जो एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ से कि स्प्रिंग कंट्रोल की स्केल कैसी टाइप की हो सकती है, तो लीनियर नॉन लीनियर दोनों। इसमें जो स्पायरल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर पर अपॉन रेडियन, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें, एजिंग इफेक्ट होता है या नहीं होता है, यस होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इसमें स्प्रिंग कंट्रोल में। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक के अंदर। ये चीज़ को एक बार अपन हिंदी में, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो एक बार इस चीज़ को हिंदी में भी देख लो, कि सेम चीज़ अपन ने यहाँ दिखाई है कि ये ज्वेल बीयरिंग है, ये दोनों साइड में लग रही है, स्पैंडल है, बैलेंस बेट है, कंट्रोल स्प्रिंग लगा रखी है उसमें, ये पॉइंटर है, ये अपनी स्केल है, ठीक है। और इसमें अपन देखते हैं कि टॉर्क, ये इसका टॉर्क, ये टॉर्क दे रखा है, ये दोनों की क्या बोलते हैं, इनकी यूनिट्स दे रखी है। वो चीज़ पूछ सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो स्प्रिंग है ना, उसका यूज़ मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं। इसमें ना ये स्प्रिंग में, इसमें स्प्रिंग कंट्रोलिंग में ना बेरिलियम तावा का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ नहीं करते, रीज़न ये महंगा बहुत होता है। अब इसमें कौन कौन सी डिवाइस में इसका यूज़ करते हैं कंट्रोल स्प्रिंग वाले का, मूविंग आयरन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इसके कुछ ना डिसएडवांटेज है। अगर जो ये अपने पास कॉइल लगी हुई है ना यहाँ पे, अब इस चीज़ का एक कुछ डिसएडवांटेज भी है स्प्रिंग वाले का। डिसएडवांटेज ये भी है कि एक तो एज है, टेम्परेचर है, थर्ड ये भी है यहाँ से जो सप्लाई जा रही है दोनों, ठीक है। अगर कोई भी सप्लाई का एक वायर टूट गया, तो इसमें जो अपने पास सूचक है ना पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, जीरो पोजीशन पे। अब इसको हिंदी में इसकी कार्य क्या है, इसकी गुण क्या है, इनको भी एक बार देख लेना। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है। यहाँ पे एक अपन कोई बेट लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंट्रोलिंग बेट है, और ये कोई यहाँ चीज़ से माउंटेड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंटर है, यहाँ से जो मेजर करना है, तो यहाँ पे जो बेट है ना, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता जाता है पॉइंट, मतलब बेट के अकॉर्डिंग पॉइंट ये एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसका ग्रेविटी कंट्रोल जो इसके ग्रेविटी के हिसाब से करना है ना, इससे कोई डिसएडवांटेज है, हमेशा ये वर्टिकल पोजीशन में होएगा। दूसरा, इसको मतलब मूव नहीं कर सकते, पोर्टेबल डिवाइस नहीं है ये। और एक तीसरा इसका डिसएडवांटेज, ये नॉन लीनियर स्केल को ही ये मेजर करेगा, लीनियर को नहीं मेजर करेगा। इसका फॉर्मूला जो डायरेक्टली तुम्हें याद होना चाहिए, एम क्या है, बेट, ये वाला बेट ऑफ कंट्रोलिंग बेट वाला है ना, जी क्या है, ग्रेविटी, ठीक है, एल क्या है, लेंथ, ये वाली लेंथ है ना, और साइन थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है, एंगल बनेगा जो। और इस चीज़ को अपन हिंदी में भी देख लेते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल को पूरा दे रखा है यहाँ पे इसके डायग्राम से। जैसे कि ये डायग्राम से अपन समझ सकते हैं कि जैसे कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, तो अपने पॉइंटर को इधर मूव करेगा, पर कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है ना, वो मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इधर, मतलब तो पॉइंटर को इधर मूव करेगा, मतलब एक फिक्स पोजीशन पर लाने की ट्राई करेगा, ठीक है। किसका, कौन, कंट्रोलिंग टॉर्क का। जब अपने पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के, तो अपना पॉइंटर क्या है, एक जगह पे स्टे करने लग जाएगा, रुक जाएगा। अब इसके कुछ लाभ है, क्या लाभ है ग्रेविटी कंट्रोल के, इसमें एज का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें टेम्परेचर की वजह से कोई वेरिएशन नहीं आता है, इसका कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है।
अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही लगाना होगा। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इस पर जो स्केल है ना वो हमेशा कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ओनली नॉन लीनियर, लीनियर को यूज ही नहीं कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला है जो एक बार तुम याद रखना, और इसके जो पॉइंट है ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। अब यहाँ पे देखते हैं डैम्पिंग। अब तीसरा अपने पास 2 पॉइंट हो गए हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया है, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, तीसरा आ गया अपने पास डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या कर रहा है, जैसे कि कंट्रोलिंग का काम तो देख, डिफ्लेक्टिंग का काम तो है कि जो पॉइंटर को इधर मूव कराना, कंट्रोलिंग का काम इसके अपोजिट में इसको दोबारा जो पॉइंटर है इसको इधर मूव कराना। अब डिफ्लेक्टिंग का काम क्या होता है, जैसे पॉइंटर इस पोजीशन पे तो पहुंच चुका है बट वो स्टेबल नहीं है, वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी अपनी ही पोजीशन पे, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको स्टेबल करने का काम कौन करता है, डैम्पिंग करता है। ठीक है, तो लास्ट में जब इधर से इधर की साइड से इधर जा रहा है ना तो टी डी ग्रेटर देन टी सी। ठीक है, जब इधर से इधर जा रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क ग्रेटर देन टी डी। जब इस पॉइंट पे जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं तो टी सी इक्वल टू टी डी होता है। डैम्पिंग टॉर्क हमेशा अपोजिट टू द मोशन होगा, जो भी मोशन होगा ना उसके अपोजिट में, कि अगर टॉर्क इधर है तो डैम्पिंग इधर की साइड लगेगा। और जब हमारा क्या बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे डिफ्लेक्ट जो डैम्पिंग टॉर्क है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अब इस जगह पे अपन 4 पॉइंट है उनको ये देखेंगे कि अनडैम्प क्या होता है, अंडर यहाँ पे ये कि जो डैम्पिंग का मेन काम क्या होता है, डैम्पिंग का जो ऑक्सीलेशन आते हैं ना क्या बोलते पॉइंटर पे, उस पॉइंटर के ऑक्सीलेशंस को खत्म करने का काम, डैम्प आउट करने का काम किसका होता है, डैम्पिंग का। डैम्पिंग, अब डैम्पिंग कितने टाइप की होती है अपन देखते हैं, एक होता है एडी करंट डैम्पिंग, एक होती है फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग। अब ये वाला टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं कि आगे जैसे देखेंगे चलते। जैसे यहाँ पे देखो डैम्पिंग टॉर्क क्या है, डैम्प आउट नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। डैम्पिंग टॉर्क हमेशा स्पीड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इंडिपेंडेंट टू द ऑपरेटिंग करंट, जो ऑपरेटिंग करंट कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट करने के लिए जो ऑपरेट यूज कर रहे हैं ना करंट, उसके प्रोपोर्शनल, उस पर वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कौन, पर डैम्पिंग टॉर्क उस पर डिपेंड नहीं करता, वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या है कि एयर जो उसको जो सिग्नल को डैम्प आउट करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंटर है, ये एयर चैम्बर है, ये अपने पास पॉइंटर है, तो इसको जो पॉइंटर के जो डिफ्लेक्शन है ना इसको खत्म कौन कर रहा है, एयर का जो प्रेशर है उससे मैनेज हो रहा है ये। और ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें यूज़ करते हैं, जो एग्जांपल डायरेक्ट यही बनेगा कि भाई मूविंग आयरन वाले इसमें इस वाले इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इलेक्ट्रोडायनोमीटर मूविंग कॉइल वाले में इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैम्पिंग यूज़ करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब सेकंड क्वेश्चन बनेगा हमारे पास फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लड फ्रैक्शन का सिर्फ एक ही एग्जांपल है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज को। ठीक है, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बने फ्लड फ्रैक्शन का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर ही होगा। अब तीसरा है हमारे पास एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग यूज वेन एवर देयर इज ए परमानेंट मैग्नेट, जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिसिटी से प्रेजेंट जो कंडक्टर है ना इनके बीच में, यहाँ पे कौन सा कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ये कंडक्टर अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एडी करंट डैम्पिंग। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट पूछेंगे कि PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में कौन सा डैम्पिंग यूज़ कर रहे हैं, डैम्प आउट करने के लिए, एडी करंट डैम्पिंग। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये दो, इसके भी दो होते पार्ट, अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसमें कौन सा यूज़ करते हैं डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर में कौन सा डैम्पिंग यूज़ करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग। अब अपन यहाँ पे देखेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में किसका यूज़, कौन कौन से इसके एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दो एग्जांपल है, फ्लक्स मीटर और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। अगर डायरेक्ट पूछे कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में कौन सी डैम्पिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है। ठीक है, अब इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि इफेक्टिवनेस के हिसाब से पूछ सकते हैं कि किसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें यूज़ में होते हैं एडी करंट की सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, सेकंड फ्लड फ्रैक्शन की, थर्ड किसकी है, एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग की। अब दूसरा देखिए प्रेफरेंस, जो हम कौन से डैम्पिंग को हम प्रेफर करते हैं। एयर फ्रैक्शन को हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सेकंड नंबर पे एडी करंट, थर्ड नंबर पे कौन सी है, फ्लड फ्रैक्शन का एग्जांपल है ESC इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, एडी करंट का PMMC वाला, एयर फ्रैक्शन का MI वाला। ठीक है, ये चीज़ को, ये डैम्पिंग को हम एक बार हिंदी में भी देख लो, हिंदी वाले बच्चे एक बार अपना एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग के सारे एग्जाम्पल कमियाँ सब यहाँ दे रखी है, और फ्लड फ्रैक्शन की इस जगह पे दे रखी है ये वाली कमियाँ,
और मतलब जो भी इसके क्या क्या फ्लड फ्रिक्शन होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे है। और इसकी डिसएडवांटेज पॉइंट यहाँ पे दे रखी है। फ्लड फ्रिक्शन में कौन कौन सी कि अधिक रख रखाव की, फ्लड है तो रख रखाव की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, ये महंगा ज़्यादा है, तरल है तो इसको द्रव के क्षरण के कारण उपकरण को साफ करना मुश्किल हो जाता है, इसमें फ्लड फ्रिक्शन में। अब हमारे पास लास्ट है एडी करंट टेक्निक वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पीएमसीसी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल में। परमानेंट ये है विद्युत चुंबकीय अवबंधन विपरीत बलाघूर्ण कुंडल के माध्यम के बहने वाले धारा के परिणाम के सीधे अनुपातिक होता है। इसकी प्राथमिकता का क्या है? प्राथमिकता कौन से को हम प्रेफर करते हैं, मतलब इफेक्टिव किसकी ज़्यादा है? तो उसमें है भंवर धारा को, सेकंड है वायु घर्षण मतलब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, थर्ड है फ्लड फ्रिक्शन। और प्रभावशीलता किसकी सबसे ज़्यादा है? भंवर की। और द्रव ये फ्लड फ्रिक्शन है, ये एयर फ्रिक्शन है। बट इसमें एक चीज़ डिफरेंस है, अगर प्रेफरेंस अपन देखेंगे ना, प्रेफरेंस में हम एयर फ्रिक्शन को फर्स्ट देखेंगे, देन एडी करंट थर्ड होता है अपने पास फ्लड फ्रिक्शन। इसमें करेक्शन करना दोबारा, ओके। एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये वाला। अगर ये वाला यहाँ तक का आगे